कि जो बाजार में ऑर्गेनिक शुद्ध से शुद्ध खा रहे हैं वो भी उतने ही बीमार पड़ रहे हैं जितना बाजार का रसायन वाले खा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ज्ञान आप पढ़ा हुआ भूल जाओगे, सुना हुआ भूल जाओगे, देखा हुआ कभी नहीं भूल पाओगे। और 87% दुनिया में ज्ञान देखने से आता है। तो ये देखने का हमने मॉडल बनाया है जिससे आने वाली पीढ़ियां जिस ओर हम भाग रहे हैं इजी की ओर, उस इजी से हम अच्छे की ओर कैसे चलें। गाय और घोड़ी मेरे जीवन का बेस है, आधार है, क्योंकि गाय भक्ति का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। और पूरे ब्रह्मांड में सर्वांगीण विकास के दो ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। आप कितना भी शुद्ध ऑर्गेनिक कर लो, यदि आपकी प्रोसेसिंग गलत है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोहल्ले में गांव पड़ोस में कोई आटा चक्की चलती है तो क्या 5 मिनट उसमें हाथ दे के बैठ सकते? नहीं। जब 5 मिनट आप नहीं बैठ सकते तो क्या उसमें प्रोटीन और गुणवत्ता बचती है? आपका आयुर्वेद ये कहता है कि रसोई का कोई भी सामान प्रोसेसिंग के वक्त रत्ती भर गर्म नहीं होना चाहिए। आपकी तेल की क्या पोजीशन है? छींटा लग जाए तो चमड़ी उतार लाए, उसमें प्रोटीन और गुणवत्ता बचती है, दोबारा गर्म होता है तो जहर बनता है। हमारे यहाँ पहले गांव की भोली भाली औरतें भी कढ़ाई जब जो से पकवान बनाती थी तो पकवान से बचे हुए तेल को कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, गाय भैंस को खिला देती थी। आज तो 40 पर कढ़ाई को ठंडी और गर्म की जाती है, हम बड़े शौक से खा रहे हैं। ये तो फलाना राम जी की दुकान से आई नमकीन है साहब, पकौड़े हैं, कचौड़ी है, समोसे हैं, वो कितनी बार ठंडा गर्म कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। तो इससे बड़ा कोई अपराध है? तो प्रोसेसिंग प्राइमरी होनी चाहिए। और प्रोसेसिंग में 2 तरीके हैं। खाली वही बात नहीं है, जो अगर एक्सटेलर यूज कर रहे हैं तेल निकालने वो भी गलत है। और मशीन जो चक्की है, आटा चक्की है, वो इतनी हीट यूज करती है तो वो सारा ही प्रोसेसिंग में कोई प्रोटीन नहीं बचता, कोई गुणवत्ता नहीं बचती, सबको जला डालती है। इसलिए पौरसीनता आती है, उससे बीमारियां आती है। तो उत्पादन जितना शुद्ध होना चाहिए उतनी ही शुद्ध आपकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। प्रोसेसिंग की 2 विधियां हैं। एक तो ठंडी विधि जो आपकी बिजली से चलती है, उसमें भी नुकसान है, क्योंकि बिजली से चलने वाली मशीनें से जो उत्पाद तैयार होता है उसमें बिजली उतरती है, क्योंकि ऊर्जा का बेसिक सिद्धांत है स्थानांतरित होती है। तो वो ऊर्जा जब बिजली उतरती है तो मनुष्य बिजली युक्त कोई भोजन करता है तो मनुष्य का शरीर और मन दोनों बीमार पड़ते हैं। इसके लिए प्राण ऊर्जा होनी चाहिए। देश इस दुनिया का सरताज था प्राण ऊर्जा में। हमारे यहाँ बीज की तैयारी हाथ से, बिजाई हाथ से, निराई गुड़ाई हाथ से, कटाई हाथ से और खलिहान हाथ से, सफाई हाथ से, पिसाई हाथ से, पुआई हाथ से और खाना हाथ से। आपने बचपन में देखा होगा, कोई बचपन में रोटी खाते हुए एक अंगुली टाल देता था ना, तो माता पिता टोकते थे कि तू अपराध कर रहा है। मेरे को पहले लगा कि ये सब झूठ ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि ये 5 फिंगर है ना, ये पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से एक को छोड़ दिया तो आपका तत्व की कमी होगी, इसलिए 5 का इस्तेमाल। आप चम्मच से खा रहे हो, आप सत्यानाश कर रहे हो, क्योंकि वो 5 तत्वों के स्पर्श तो हुआ ही नहीं। वो 5 तत्वों से भोजन स्पर्श होकर के आपके शरीर में जा रहा है तो आपके पंच तत्वों की वो रक्षा करेगा। इसलिए हमारे देश के किसी भी कालखंड में ये चम्मच वाला सिस्टम ही नहीं था। हाथ था, हाथ धो करके। आप बच्चा रो रहा है, उसको कोई भी लालच दो, चुप नहीं होगा। छाती के चिपका के आप जैसे हाथ का स्पर्श करेंगे वो तुरंत चुप हो जाएगा। तो ये स्पर्श विज्ञान है। तो स्पर्श विज्ञान से आप 2 ऊर्जावान व्यक्ति जब आपस में गले मिलते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उससे जो एनर्जी आती है उसकी कल्पना जो है उसको भोगने वाले लोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस सब बातों को मिला करके हमें एक एक बात को समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि दुनिया में लोग इतने भाग रहे हैं कि सिवाय पेट भरने और शरीर को सजाने के अलावा लोगों को फुर्सत ही नहीं है। जबकि पेट भरने और शरीर को सजाने के लिए धरती पे नहीं आए हैं। आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य की ओर टारगेट कीजिए, उस लक्ष्य की ओर चलना शुरू कीजिए, बाकी के कर्म अपने आप खड़ा होता है। तो हर कोई तो ये नहीं कर सकता, हर कोई हर कोई खेती किसानी या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक तरीके से रह ले और या मशीनों का यूज ना करके, क्या ऐसा पॉसिबल है? हर तरह से कर तो नहीं सकते, लेकिन हर तरह के लोग चाह तो कर सकते हैं, कल्पना तो कर सकते हैं।
जीने की इच्छा तो कर सकते हैं, वो भी क्यों नहीं करें? होना क्या है वो अलग भविष्य की बात। आपने कल्पना की, आपने चाह की दिल्ली से मुझे सीकर जाना है, आ गए ना। ये कल्पना ही नहीं होती, ये चाह ही नहीं होती तो आप आते? तो हमने चाह को, कल्पनाओं को बंद कर दिया, सकारात्मक वाले को। यह असंभव है। असंभव शब्द धरती पे डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ संभव है। आप हर चीज में पैसे लगता है, लेकिन सोच में कुछ भी नहीं लगता। वो छोटी क्यों, वो नेगेटिव क्यों, उसको पॉजिटिव बनाओ। कल आपका है, निश्चित रूप से आपका है। जब मैं यहाँ आके बैठा तो मेरे गांव में कल्पना भी नहीं थी कि कोई लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि ये कोई सेंटर आसपास में कोई टूरिस्ट आने का या कोई गेस्ट आने का कोई सेंटर ही नहीं है। यहाँ तो सब लोग मेरे सुनने के बाद, मेरे से बातचीत करने के लिए, मेरे से ही दिन भर जो है विचार विमर्श करने के लिए देश विदेश से जो आते हैं, उनका केंद्र बिंदु यही होता है कि हम चीज़ क्या बनाई उसको देखना है। और चलता व्यक्ति यहाँ रुकने वाली व्यवस्था में होता ही नहीं है। तो ये सब बातें उस कल्पना में भी नहीं थी। हमने कहा यार नहीं, कल हमारा है, चलते हैं। हम तो जी भाई, हम तो आनंद में है ना। हम शुद्ध 24 कैरेट में शुद्ध खा रहे हैं, शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, तो हम दूसरों के लिए ही जिए, ऐसा क्यों करें? हमें बहुत आनंद आ रहा है। कोई आए तो जयराम जी की, नहीं आए तो जयराम। खाना तो उसने जिसने भेजा है वो हमें देगा ही देगा। तो बस खाना मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था मिल रही है, सब प्राणियों के बीच हमारा जीवन चल रहा है। गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, मुर्गी, टर्की, बतख, आपने सब देखा, ऊंट, बैल, नंदी, सब के सब समूह है। तो सबके बीच में, और एक जीव जो भी आता है वो अपना भाग्य लेके आए। सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। जो भी जीव है, कोई भी किसी पे भार होता ही नहीं है, और कोई किसी का पेट नहीं भरता है। सब वो उसके जो ईश्वर की कृपा होती है, तब आपके पास ये संग्रह होता है। आप आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए। आप और हमारे बीच क्या संबंध रहेंगे, कैसा प्रेम भाव रहेगा, कैसा व्यवहार रहेगा, क्या पारिवारिक संबंध रहेंगे, ये सब पहले से सुनियोजित है। आप इतने दिन, कितने दिनों से आने की सोच रहे थे? नहीं, जिस दिन आना हुआ, जिस दिन बात करनी हुई, जा रहे थे, रुकने का काम, ये सब पूर्व नियोजित है। हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, उसको हमें मानना पड़ेगा। कांत जी, आजकल लोगों में बड़ी नेगेटिविटी है, परिवारों में बहुत झगड़े हैं, बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। तो बड़ा देखकर दुख लगता है कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो बहुत सुख शांति से रहे। बच्चों का दोष नहीं है इसके पीछे क्या हमारा खान पान? बच्चों का दोष नहीं, दो चीजों का दोष है। एक तो आपका वातावरण, जो आपने सीमेंट के घर बनाए, वो नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं, और दूसरा आपका खान पान, और तीसरा माँ बाप का बच्चों को टोकना नहीं, डर। आपको पता है हमारे गांव में पहले परंपरा थी, ग्वाड़ में हम जब खेलते थे ना, तो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग एक चबूतरे पे बैठे रहते। हम में से कोई गलती करता तो उसके पीछे चिट्ठियां लकड़ी फेंकते थे, तो बदमाशी कर रहा। तो हमें लगता कि हम गलती करेंगे तो टोकेंगे। अब आपके सामने आपका बच्चा गलती करे और आप टोकते नहीं हो, तो बच्चा क्या समझता है कि मम्मी ने नहीं टोका, इसका मतलब मैं सही हूं। ये भय जो है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक पिछले दिनों एक मंदिर में गया, वहाँ एक नवयुवती थी, उसने खुले बाल थे, पल्लू जो है वो कंधे पे डाल रखा था, पूजा करने आई। तो मैंने उससे कहा कि आप नाम पूछा है, तो उसने कुछ नाम बताया मुझे। तो मैंने कहा कि आप पूजा करना चाहती हैं? कहा। मैंने कहा तो गलत तरीका है, तो क्या सही क्या है? मैंने कहा आप अपने पहले बाल बांधो और फिर इस चुनरी को सर पे ओढ़ो। उस लड़के ने तुरंत मान लिया, बाल भी बांधे और चुन्नी भी ओढ़ी। तो मेरे साथ में कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कांत सिंह जी क्या आदत है आपको यार, पंगा मोल ले लेते हो, ये बच्ची तौहीन कर देती। मैंने कहा क्यों? मैंने गाली गलौज किया, मैंने बदतमीजी की? ये बच्ची संस्कारी थी, ये ज्ञान के अभाव में कर रही थी, और मुझे कह भी थी कि आप कौन होते? तो मैंने कहता नहीं भाई, तू खोल के कर ले। मैं जो जानता हूं, इस भय से इसको नहीं कहूं कि ये मुझे कुछ कह देगी, तो ये कायरता उसकी थोड़ी, मेरी है। ये नालायकी बना उस बच्ची का नहीं, मेरा है। और मैं भयभीत होकर के कोई सच्चा अच्छा काम नहीं करूं, ये मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं। तो जो आप बात कर रहे थे कि बालों को खोलकर और सिर पर पल्लू, तो इसलिए कि ऊंचा हमारी नहीं, वो पूजा के समय में आप बाल को बांध करके, हमारे यहाँ रसोई में कोई महिला खुले का बाल खाना बनाती है, बाल गिरेगा। और महिला के 5 बंधन है, ये बॉडी की अनुरूपता से ईश्वरीय व्यवस्था बनाई हमारे साइंटिस्ट कि ये 5 बंधन जितने बंधे रहेंगे
उतनी उसकी बॉडी का बैलेंस और उसका संतुलन बन के रहेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये पांचों बंधन वो सुहाग के साथ इसलिए जोड़ दिए कि उस जमाने में कोई एक साइंस जो है कानून नहीं था। अब हर चीज आप आती है, विज्ञान रिसर्च करता है और कानून के साथ जोड़ देते हैं। ड्राइविंग के नियम बना दिए, डॉक्टर हॉस्पिटल के नियम बना दिए, चलने फिरने के नियम बना दिए, तो वो कानून है। उस जमाने में कानून नहीं होता था, तो हमारे तथाकथित साइंस मतलब हमारे नेचुरल साइंस जो है वो था कि हमारे ऋषि मुनि थे, तो ऋषि मुनियों ने अपने शोध को धर्म के साथ जोड़ दिया। ब्रेन से गलती हो सकती है, ब्रेन बच सकता है, लेकिन हार्ट नहीं बच सकता, और धर्म का विषय हार्ट से ब्रेन से नहीं है, इसलिए वो धारण करेगा। अब हर चीज महिला को सुहाग के साथ जोड़ दिया, तो महिला अपने हित की बात करे कि नहीं करे, लेकिन सुहाग के साथ जोड़ते ही उसको धारण कर लेती है। बाकी की जितने भी श्रृंगार की चीज है उसका सुहाग से बेचारे गरीब से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब महिला के हित के लिए बनाए हुए हैं। कर्ण छेदन से लेकर के जो बिछुड़ी पहनते हैं उससे लेके चूड़ी, काज, बंधन, जो हमारे जहाँ से भी 5 बंधन हैं, उन बंधनों के पीछे भी पूरा महिला का हित है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारे चौराहे पे ठीकरी दी जाती है ना, वो भी आडंबर अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। टोटका करते हैं ना, कई बार चौराहे होते हैं उन पे वो काजल टीकी लग करके कुछ ऐसा, वो भी नाटक नहीं है, वो भी आडंबर नहीं है, वो भी विज्ञान है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बिना शोध के, बिना विज्ञान के कुछ है ही नहीं। इसलिए आप भारतीय आडंबर अंधविश्वास को आंख मीच के अपना लो, उसमें विज्ञान छिपा हुआ है। और पाश्चात्य सभ्यता में विज्ञान के नाम से कुछ ना कुछ आडंबर जरूर मिलेगा, इसमें कोई आडंबर नहीं है। इसलिए ये सर्वसम्मत विज्ञान सम्मत है और मनुष्य के कल्याणकारी शोध हैं ये, जो जीवन को इजी नहीं बनाते हैं, जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो 5 बंधन की आप बात कर रहे थे महिलाओं की, वो 5 बंधन कैसे? पाजेब, यहाँ से शुरू, बिछुड़ी, पाजेब, तागड़ी, और यहाँ से कसे और बाल, ताकि वो पूरा मतलब बैलेंस रहता है। सर बॉडी कसी भी रहेगी, आप बॉडी बैलेंस रहेगी। कोई तागड़ी जिस महिला की, जो अब आजकल देखो मेरे देखो काली तागड़ी है, किसी के नहीं होती, इसका विज्ञान है। चोटी है, चोटी का अपना विज्ञान है। मतलब उससे ये नसें हैं वो आपकी वो पूरा एक बंधन जो है, जहाँ जहाँ से बॉडी, अब आप जो महिला तागड़ी पहनती है उसके जिंदगी में पाइल्स की शिकायत नहीं हो सकती, और जो है इससे नीचे की जो बीमारियां होती है वो कोई भी बीमारी नहीं हो। बहुत सारे कारण हैं। तो अब तो बहुत सारी चीजें इसलिए भी छूट गई हैं कि तो अब तो आईशो बना दिया ना। पहले सोना चांदी भी चलता था। अब सोने को कभी भी कमर से नीचे नहीं पहनना। सोना चांदी पहले हम पहना जाता ही था, लेकिन अब सोना चांदी तो चलिए पहन ली जाती है, लेकिन सोना पहनने में बड़ा लगता है कि सोना आपका कहाँ गिरेगा और कौन खींच के ले जाएगा। हाँ। तो इस वजह से भी लोगों ने, महिलाओं ने खासतौर से, वो सोना पहनना छोड़ दिया, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू होती थी। हाँ। जो मैं समझती हूँ। नहीं, सोने का अर्थ ये नहीं है कि आप 24 घंटे श्रृंगार, मतलब महिला को सुव्यवस्थित, सुसज्जित होना ही चाहिए। घर में नेकर पहन के नहीं घूमना चाहिए। जिस घर की महिला सुव्यवस्थित, आप जो भी है, अपने बालों को, मतलब आप नहाना धोना, जो सुव्यवस्थित ड्रेस पहनना, ये महिला के श्रृंगार है। ये पुरुष के लिए जरूरी नहीं है। पुरुष तो एक ड्रेस से पूरी शादी तय कर देता है, महिला नहीं कर सकती, क्योंकि वो श्रृंगार भगवान, उसके पीछे भी विज्ञान है। जो सुव्यवस्थित और श्रृंगार सहित रहेगी महिला, वो घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी अस्त व्यस्त ठीक नहीं होती, इसलिए उसको सुव्यवस्थित रहना ही चाहिए। एक पॉजिटिविटी भी आती है कि हम जो है बहुत अच्छे से अपने आप को बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हम सुव्यवस्थित तरीके से रहेंगे। तो दूसरा वाला भी, या घर का वातावरण, या घर के बच्चे भी, वो लोग भी देखेंगे और खुश एक वातावरण रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नई ऊर्जा आती है जब महिला सजती है, श्रृंगार करती है, तो उसमें एक ऊर्जा का संचय होता है। उस ऊर्जा का लाभ उसके परिवार को, उसके पति को, उसके बच्चों को, सबको मिलता है। वही विज्ञान रहा। तो इसके अलावा और भी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। आपने गोबर की बात की कि उसमें क्या विज्ञान छिपा है, हमारी परंपराओं में क्या विज्ञान छिपा है, हमारे महिलाओं के लिए कैसे, किस तरह से उनको। मैं तो आपसे, मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में बड़ी विराटता रही है, और भारतीय हमारे 3 चीज़ें हर घर में रखनी चाहिए।
एक तो आपके घर में साहित्य होना चाहिए और शास्त्र होने चाहिए और सहस्त्र होना चाहिए। ये हर घर में नहीं है। सहस्त्र आपके घर में कोई ना कोई हथियार जो कानूनी रूप से सम्मत हो, कानून की पालना करते हुए हम जो भी हथियार रख सकते हैं, चाहे लाठी रखें, चाहे भाला रखें, चाहे तलवार रखें, जो भी हमारे कानून की तहत आती हो, उन सबको अपने घरों में होना ही चाहिए। हमारी आप एक भी हमारी देवी जो है वो बिना हथियार के हैं। आपके मोहल्ले में 2 आदमी आ जाए और आपको बाहर घसीटे, कोई बोलेगा? अपनी रक्षा के लिए। क्योंकि किसी के घर में एक छोटा सा पत्थर भी नहीं है। तो हम तो शक्तिहीन थे ही नहीं। मैंने कहा ना कि भक्ति और शक्ति दोनों नहीं होंगी तो हम खराब हो जाएंगे। भक्ति का उदाहरण शास्त्र और सहस्त्र शक्ति का उदाहरण गाय और घोड़ी। गाय घोड़ी नहीं रखो तो कम से कम पुस्तकें और हथियार तो रखो। तो शास्त्र साहित्य, अच्छा साहित्य आपके, ये जो अभाव आया ना, आप ये खा गया। अच्छा साहित्य बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओगे तो उनके जहन में निश्चित रूप से उतरेगी। तो वो तो आपके घर में ही नहीं है। तो हम कांची में इंटरफेयर कर रहे हैं कि हम बातें ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कैसा लाइफ लीड करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे हो। नहीं, आप जैसे शास्त्रों की पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल आने की वजह से हम ये सब सारी चीज़ों से दूर हो रहे हैं, तो द इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? बहुत सुंदर बात है। इसके लिए 2 बातें हैं। आप बच्चों को उपदेश नहीं दे सकते, संदेश दे सकते, और संदेश आपको खुद को पालन करनी पड़ेगी। तो आप जब करेंगे, आप पढ़ेंगे और उसे कहेंगे बेटा इसमें देख, इसकी जीवन चरित्र बहुत अच्छा है, एक बार तू भी पढ़, तो वो निश्चित पढ़ेगा। आपने देखा कि शास्त्र में ये बहुत अच्छा वर्णन आया है, तो आप उसको बताएंगे, सुनाएंगे, तो उसके भी दिमाग में चलेगा। आप खुद तो मोबाइल पे खेल रहे, बच्चे से कहोगे तुम पुस्तक पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। मेरे पास में करीब 3-4 हज़ार किताबों का कलेक्शन है। मैं पढ़ने, मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे देश में, पौधे किताब लेकर के ही घर आता हूँ। चाहे बीज लाऊं, चाहे पौधे लाऊं और चाहे किताब लेके आऊं। खाली हाथ में कभी बाहर से, गेट से बाहर जाने के बाद कभी मैं खाली हाथ अंदर नहीं आता। ये मेरा नियम है। तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो स्वाध्याय से आता है। और आपने कहा नहीं, इतनी बातें जो है वो सब जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, फिर उसका मनन करता हूँ और फिर उसका यहाँ प्रैक्टिकल करता हूँ, तो वो बातें मेरे जहन में, मेरे शब्दों में आ जाती है। मैं आज तक भी किसी हज़ारों की, लाखों की भीड़ में भी कभी पढ़ करके नोट्स बना करके मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मुझे क्या बोलना होता है वो गाय तय करती है, ठोक देता हूँ। तो ये सब बातें जो है वो सब हमारी एक पराशक्ति है जो वो काम कर रही है, हम तो केवल माध्यम है। कांची, आपके जो कुछ मैंने देखा, कुछ प्रोडक्ट्स भी देखे आपका। हाँ। शोरूम। हाँ, उसमें रसोई का पूरा सामान वही दोनों विधि से, एक ठंडी विधि से और एक प्राण ऊर्जा से। तो अब घी की जो आप बात कर रहे थे, घी में इस देश में 99.9% घी टोटल मशीनों से, बिलौने मशीन जो है टोटल बिजली से तैयार हो रहा है, वही बिजली उतर रही है। उसकी छाछ खाएंगे आप, उसका घी खाएंगे और हाथ वाला खाएंगे, दोनों में बेसिक अंतर रात और दिन का नजर आ जाए। इसलिए हमें क्या है कि मनुष्य इतना फास्ट हो गया होगा, संबंधों में भी कोई धीर गंभीर है ही नहीं किसी के पास। मुझे एक बात बताइए कि मैंने कहा अभी आपका, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी आप ये ठीक है, आप थोड़ा अपने लेवल से शुरू कर रहे हैं, आपको इतना वो नहीं, लेकिन जब अगर आपकी डिमांड आएगी, आपके प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे हैं, हम तो लोगों से कह रहे हैं ना, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, वो सब तैयार करें। हाँ, सब लगाएं। फिर तो आपको मशीनों का यूज करना। नहीं, मशीनों का क्यों, ये जगह जगह लगाओ, लोग गांव में लगाओ, खेत में लगाओ, जो भी अपना उत्पादन तैयार करो, उससे प्रोसेसिंग आप खुद करो, सेल करो। हमारी परंपरा यही थी। तो गांव एक सेल्फ मेड इकाई था, गांव आत्मनिर्भर था हमारा, बाहर से कुछ लाना ही नहीं होता था। तो आज भी गांव को वापस बनाओ। अब आप मुझे बताओ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज युग जो है वो अवधारणा ये चल रही है कि दुनिया में अब तक से जितने युग आए हैं उनमें श्रेष्ठ युग है। मनुष्य बहुत स्वतंत्र है, आजाद है। ऐसा भी तो कहते हैं। नहीं, कलयुग है, लेकिन वैसे हर तरह की सुविधा युक्त है। कितना भी जो है इच्छाओं का भोग करे, सब कुछ करे, सब स्वतंत्रता है। मनुष्य स्वतंत्र हो गया, ऐसी लोगों की धारणा है।
और मैं कह रहा हूं कि मैंने दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ा और एक बात मैं दावे से कहता हूं, आज जितना गुलाम मैंने किसी कालखंड में नहीं देखा। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, 15 दिन बिजली गायब कर दे तो हाँ, फिर उनसे पूछिए कि कैसे रहेंगे। नहीं, गायब कर दे मतलब ठीक है, आपके वश में ही नहीं है कि वो आए। बिजली आए ही नहीं, आपके यहाँ खत्म हो जाए। अभी यूक्रेन पे हाँ। रशिया ने टोटल अटैक जो किए हैं वो उनके बिजली घरों पे किए हैं। उसको कुछ दिनों में यूक्रेन को घुटनों की बल आना ही पड़ेगा यदि उसके बिजली घर खत्म हो गई तो बिजली खत्म एक कर दो आप। सरकारें सड़क, थोड़ा सा ये आपका गैस वाला भी थोड़ा सा मुद्दा है। हाँ। रोंगटे खड़े हो गए, त्राइमाम माच गए। यदि 6 महीने नहीं आए तो क्या होगी? कितना पराश्रित। अच्छा मजा देखिए आप, दिल्ली में जितना प्रभाव है उतना ही गांव के घर में है। मतलब उतना ही दुखी वो है। कि ऐसा नहीं है कि गांव में तो इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो सारा प्राकृतिक। मैं कह रहा हूं कि हमारे तो मोदी जी पूरा गेट को लॉक कर जाएं और 5 साल तक के बाहर नहीं जाना तो हम तो ऊपर से ही नहीं देखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी बिजली भी सौर ऊर्जा से है, हमारी लकड़ियां हमारे पास भंडार भरा पड़ा है और हमारे पास खाने का पूरा सामान हमारे खेत में हमारे पास है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? बिल्कुल, जो नहीं है हम खेत से पैदा कर लेंगे। तो ये हमारे जिनके पास आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। आदमी जब तक आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक स्वतंत्र नहीं होता। तो शहरों में तो बहुत ये एक बात, आपके पास इतना गांव में जमीन है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ हाँ। कि एक मुल्ला जी थे, उनके पास एक बहुत चलती हुई कुल्हाड़ी थी। पड़ोसी मांगने आया तो मुल्ला ने कहा दाढ़ी बढ़ाऊंगा। तो उसकी घरवाली भली औरत थी, उसने कहा भले आदमी, दाढ़ी और कुल्हाड़ी का क्या तारतम्य है? तो मुल्ला ने कहा कि तू चुपचाप बैठी रहे, न देने के 1000 बहाने होते हैं। तो ये बहाने तो 1000 होते हैं, करने की मूड में जब आती है ना तो जहाँ चाह पैदा हुई वहां राह निकल आती है, और चाह नहीं है तो कोई राह नहीं है। और ये कब होता है? जब इसका पेन चलता है। वो एक हमारे यहाँ कहावत है कि कोई महिला, उसकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी, तो उसने अपनी सास से कहा कि सासू जी वो जब दर्द उठे तो मुझे जगा लेना। तो उसने कहा कि तू धीरज रख, पड़ोसियों को ही जगा लेगी, तो अपने आप ही किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज तो चले हुक्म, वो दर्द तो उठे, दर्द उठेगा तो फिर डिलीवरी भी होगी और पड़ोसी भी जाग जाएंगे। तो वो सब बातें जगाने के लिए आपको अपने मन में एक पीड़ा, एक दर्द एक लेना पड़ेगा और फिर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, फिर सब रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। तो यही रास्ता समझ आता है कि अगर हमको एक मतलब अगर बहुत सारी बीमारियों से भी आजकल हम जूझ ही रहे हैं और मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं, तो इन सब का कारण वही आपने बताया कि सोच है, खान पान है और हमारा जो। अब आपको 2 बातें मैं स्पेशल बताना चाहता हूँ। एक तो बच्चों को और खुद को अब घूमने नहीं जाना चाहिए, सीखने जाना चाहिए। अब लोग नई साल में समुद्र किनारे जाते हैं और वो क्या लहरें गिनने जाते हैं, या जो हाफ कपड़ों में जो लोग घूम रहे हैं उनको देखने जाते हैं? क्या उन लहरों से सीख के आते हैं? और एक बार सीखे समझ में आता है, लहर देखी हमने समझ में आया, लेकिन वो बार बार उसी समुद्र किनारे जाकर के शराब की पार्टियां करते हैं, फिर रात को समुद्र के अंदर पड़े रहते हैं। ये कौन सा विज्ञान है? बच्चों को क्या शिक्षा देके जाएंगे? उनके बच्चों को पता होगा सब जगह से, क्योंकि आज के आधुनिक युग में तो आप कुछ छुपा ही नहीं सकते, मोबाइल तो वैसे ही दुनिया को सब कुछ समझा रहा है। तो ये बच्चों को प्रेरणा, बच्चों का एक रत्ती भर भी दोष नहीं है, सब दोष माता पिता का है। उसमें सब त्रुटियां ठीक हमें करनी पड़ेगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, अभी जो हमारा जो सिस्टम और जो कल्चर जो चला है, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। जिंदा होने के आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ जब मुर्दा खत्म होता है ना, तो मुर्दे को जब घर से रवाना करते हैं तो उसका आधी दूर में उसका मुंह पीछे की ओर, घर की तरफ होता है, और आधे दूरी शमशान घाट से जब आधी दूरी तय हो जाती, शहरों में तो आजकल इस बात का कोई अता पता नहीं होता, गाड़ी में ले जाते हैं, वहां उतारते हैं, जलाए जाते हैं। गाँव में आज भी ये परंपरा जिंदा है। और आधी दूरी के बाद में उसका दिशा बदल दी जाती है,
उसका मुंह आगे की तरफ कर दिया जाता है। इसके पीछे सैद्धांतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमारे दर्शन शास्त्र के लोग ये कहते हैं कि वो जीव से ये संदेश दिया जाता है कि तुम अब पीछे देख लिया सब, वो जब शरीर छोड़ता है तो उसको सब अपने परिवार को, अब जिसको बनाया घर, उसको देखने की इच्छाएं रहती हैं, तो उसको देखता है। फिर वो संदेश देते हैं कि अब तू पीछा छोड़ दे, अब आगे देख। ये संदेश उस मुर्दे के लिए तो कितना कारगर है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए है। 50 की उम्र तक तो खूंटे से बंधे रहो और 50 के बाद खूंटे की गांठें खोलना शुरू कर दो, और उसमें आपको जो सहयोगी मिले ऊर्जावान, उसके साथ जुड़ो और उस ऊर्जा का एक उपयोग करते हुए ये आध्यात्मिक गुरु वही ऊर्जा के स्रोत को जोड़ने वाले लोग होते हैं। वही जो सत्संगी जो लोग होते हैं, जब जुड़ते हैं आपस में एक साथ सत्संग करते हैं, सत्संग और सम्मेलन का यही अर्थ है कि ऊर्जाओं का एक गठबंधन होता है। उससे आपकी ऊर्जा की स्रोत बढ़ जाएंगे और उसमें जाने में, ऊपर चढ़ने में आपको सुविधाजनक रहेंगी। अकेले करेंगे तो आपकी अपनी ऊर्जा काम करेगी और ऊर्जाओं का अभाव होगा। इसलिए ऐसे स्थान, ऐसे लोगों का चयन करें कि वो 50 के बाद वाले घूंटे की गांठ खुल जाए, नहीं तो आखिरी सांस तक उसी में उलझे रह जाएंगे और जाना कहाँ है वो रास्ता ही नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा कहा आपने एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। नहीं, आप जैसी विदुषी का यहाँ आना और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और हमें लगता है कि आप जैसे जब लोग आते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ, सरकारों से भी कहता हूँ, इसलिए लोग आते हैं सरकारों से भी कहता हूँ कि फैमिली, अब बड़े लोग जितने भी हैं उनको एक संदेश है कि फैमिली डॉक्टर तो रखें, लेकिन उनको एक फैमिली फार्मर भी रखना चाहिए। यदि जीवन को सकारात्मक बनाना है तो एक रात साल में, हाँ, एक रात साल में कम से कम किसान के खेत में बिताए हो। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।